चैप्टर नेम इज लॉज ऑफ मोशन। और मोशन की जब बात आएगी तो इस पूरे चैप्टर में होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन के ये फॉर्मूले हो गए, मोशन अंडर ग्रेविटी के ये फॉर्मूले हो गए, ये आप पहले सीख चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में बस आप एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि आपको कार चलानी आती है, आप एक कार चला रहे हैं, पूरा चैप्टर उस कार में ही खत्म हो जाए। देखना बेटा, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ अ बॉडी इज इन If a body is in motion, it will remain in motion. If a body is in rest, it will remain in rest until or unless any. अब इसको समझ, हम एक कार हाईवे पे चला रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, 40 ना। हमने ब्रेक पर पैर रखना है और ना हमको एक्सीलेटर। कार में आजकल एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, आप एक स्पीड फिक्स कर लो, जैसे आपने 40 की स्पीड फिक्स कर ली, 40 पे कार पहुंची, आपने क्रूज कंट्रोल लगा दिया। अब आप अपने दोनों पैर हटा के आलती पालती मार के बैठ जाओ, कार 40 की स्पीड से अपने आप चलती रहेगी, ऑटोमेटिक होती। कब तक चलती रहेगी? जब तक आप ब्रेक या एक्सीलेटर पर पैर ना, मतलब जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे आप ब्रेक पे पैर रखो तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और चाहे आप एक्सीलेटर पे पैर रखो तो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो अ बॉडी इज इन मोशन, मोशन में इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब क्या होता है, मोशन 2 डायमेंशन भी होता है, तो हमें यहां स्पेसिफाई करना होगा कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन इन अ, इट विल रिमेन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ सेम वेलोसिटी। ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो इफ अ बॉडी is in motion in a straight line, it will remain in motion in a straight line with और रेस्ट का कोई एग्जाम्पल नहीं है, जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहती है जब तक उस पर। तो इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट until or unless any external force applied। ठीक, अभी तक आप क्या कहते थे? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, उसमें कहां करेक्शन था? विथ दो करेक्शन, कि बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी विथ सेम वेलोसिटी until or unless any external force applied। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लिख लीजिए, नोट्स में थोड़ा करेक्शन है क्योंकि पहले लिखिए, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest and if a body is in motion, if a body is in uniform linear motion,
it will remain in uniform linear motion. It will remain in uniform linear motion until or unless any external force applied on it. सबको क्लियर है ये? ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है? गुड। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसी में एक स्टेप आगे चलते हैं हम, लीनियर मोमेंटम। नाम सुना है पहले कभी? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? जो कार लीनियर मोशन कर रही है उस कार का मास अगर मल्टीप्लाई हो जाए वेलोसिटी से, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, if a body is moving in a straight line, then the product of its mass and velocity is called linear momentum. Simple. P equal mu और P equal mv, डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या फाइनल वेलोसिटी। ये क्लियर? मान लो कार है 1 क्विंटल की, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, ठीक, और क्रूज कंट्रोल पे चल रही है 40 की स्पीड से, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? 4000 यूनिट kg मीटर पर सेकंड, 4000 kg मीटर पर सेकंड। समझे इस बात को? अब सवाल उठता है ये मैंने आपको क्यों सिखाया? क्योंकि जो न्यूटन सेकंड लॉ आएगा उसमें इसका काम है। क्या काम है? ध्यान से सुनो। फिर वही कार, वही क्रूज कंट्रोल, हाईवे, कार चल रही है, एकदम से सामने कोई व्हीकल आ गया, क्या करेंगे हम? ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। उस फोर्स को लगाते ही वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी जैसे ही डिक्रीज होगी मोमेंटम में क्या फर्क आएगा? ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ऐसा होने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं आपने ब्रेक लगाए हो वहीं पे गाड़ रुक गई और पूरी पलट गई, पिक्चरों में होता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ टाइम लगेगा। तो आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, मोमेंटम भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, कार क्रूज कंट्रोल 40 की स्पीड, आप लिए हुए मान लो सफारी, आपके बगल से एक 800 60 की स्पीड से निकल गई ओवरटेक करके, तो अब आपको गुस्सा आई, आपने अब पैर काय पे रखा? एक्सीलेटर। क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज, मोमेंटम भी इंक्रीज। ऐसा होने में भी टाइम लगेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम लग रहा है जिस चीज में। जब कभी कोई भी चीज होने में टाइम लगता है तो उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस पे डिपेंड है? एक्सटर्नल, इसी पे डिपेंड। जब तक आपने ये नहीं लगाया, जब तक आपने ब्रेक या एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखा, तब तक क्या इसमें कहीं कोई चेंज आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is always directly proportional to the external। क्लियर है ये? इसे कहते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी भी व्हीकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एफ इक्वल, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आता है 1, तो 1 का कोई काम नहीं। एफ इक्वल डीपी ओवर डी। डीपी ओवर dt कौन से फॉर्म में लिखा है? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। जिसके आगे डी लगा हो उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे 10th क्लास में डेल्टा लगाते थे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उस डेल्टा की जगह क्या लगेगा? तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल रेट ऑफ, टाइम से डिवाइड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर। क्लियर? ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसी में हम थोड़ा सा काम और करेंगे। उस काम को करने से पहले दो फॉर्मूले बता दो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने एकदम से ब्रेक लगाए तो इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, या आपने एकदम से एक्सीलेटर लिया तो भी इंस्टेंटेनियस आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds बाय डी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो भी चीज इंस्टेंटेनियस चेंज हो रही होती है उसके आगे डी लगता है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? dv ओवर डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब ये मैंने क्यों बताए वो यहां देखो। एक फॉर्मूला तो ये हो गया फोर्स का, इसमें P की जगह मैं लिख रहा हूं मास इंटू, ठीक है, मास तो बाहर आ जाएगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा इंस्टेंटेनियसली। ऐसा नहीं ब्रेक लगाते ही कार 1 क्विंटल से तो आधे क्विंटल की बची, मास तो कांस्टेंट है, एम तो बाहर आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। बताइए dv अपॉन dt क्या आ जाएगा? f। तो f इक्वल क्या बन गया? m, इस पूरे की जगह यही फॉर्मूला पढ़ते थे आप, f इक्वल एम ए। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। बेटा जो भी चीज इंस्टेंटेनियस चेंज हो रही होती है उसके आगे फिजिक्स में डी लगाएगा। पहले डेल्टा लगाते थे, अब डी लगाए।
चलिए अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बेटा v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। ये तीन फॉर्मूले तो थे ही। नया फॉर्मूला अब आ जाएगा एफ इक्वल एन। एक फॉर्मूला और मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या लग जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आपको यहां से ए मिल जाएगा, ए उठा के हम उन तीन में किसी एक में रखेंगे तो बाकी चीजें निकलेंगी। या क्या होगा, बाकी चीजें गिवन होंगी, ए निकालोगे, ए निकाल के यहां रखोगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, a force of 128 न्यूटन। A force of 128 न्यूटन। तो F कितना गिवन हो गया हमें, 128। फर्स्ट न्यूमेरिकल। X on a mass of 490 kg। बॉडी का मास है 490 kg, सॉरी ग्राम है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया केजी। फॉर 10 सेकेंड बॉडी पर फोर्स कितनी देर लग रहा है, 10 सेकेंड। व्हाट वेलोसिटी विल इट गिव, तो क्या निकालना है, वी आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। इसका मतलब बॉडी पहले रेस्ट में, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, a force 128 Newton acts on a mass of 490 gram. What velocity will it give to the mass? जब फोर्स लगेगा तब उस मास को कितनी वेलोसिटी मिले, इसका मतलब पहले वो क्या था, रेस्ट में, तो u कितना रहेगा, रेस्ट का मतलब यही होता है। अब बताइए F और M से क्या निकल आएगा, A, और फिर क्या लगाएंगे, V इक्वल यू प्लस ए। कीजिए इसे, पहले F इक्वल एम ए, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, F इक्वल एम ए। F की जगह 128, M की जगह 490 बाय 1000, जीरो से जीरो, 49 से ये कैंसिल हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कितने से हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा कैंसिल, तो 12800 बाय, ये तो आ गया ए। हमें चाहिए v, v इक्वल यू प्लस ए।
u की जगह 0, 12800/49 टाइम 10 सेकेंड। सीधे सीधे डिवाइड करके आंसर निकालिए। ठीक, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 61.मीटर/सेकेंड। ठीक है। सेकेंड, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया, पहले थर्ड कर रहे हैं, सेकंड बाद में करेंगे, पहले थर्ड देखिए। A constant retarding force 50 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स है, याद रखना है। A constant retarding force 50 न्यूटन applied on a body 20 kg, mass 20 kg, moving initially with a speed 15 मीटर/सेकेंड। सोच के देखो, एक कार इतनी स्पीड से चल रही है, उस पर इतना क्या लगाया, रिटार्डिंग फोर्स। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब v0, हाउ लॉन्ग का मतलब, ठीक। तो अब पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं, F इक्वल्स टू ma। ए आ गया 2.5, अब v इक्वल +9 रिटार्डेशन, v इक्वल u-80। अप्लाई कीजिए। तो कितना आ गया आंसर, 0 इक्वल u कितना था 50 माइनस 2.5 इंटू t इक्वल 15, तो t इक्वल 8 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड, माइनस 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे पहले 4। A bullet of mass 0.04 kg, a bullet of mass 0.04 kg moving initially 90 मीटर/सेकेंड, u गोली चली इतनी स्पीड से, enters in a heavy wooden block में जाके अंदर चली गई।
एंड स्टॉप, मतलब रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। आफ्टर अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर, what is the average force exerted on the bullet by the block? फोर्स हमें निकालना है। फोर्स निकालना तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, v u a s, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लस में माइनस में, माइनस, तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2a s। अप्लाई कीजिए। सबसे पहले बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2as से ए कितना आया, 6750, सबका आ गया, कर लेते हैं। बी स्क्वायर 0, 8100, 2 as, तो 1.2a इक्वल 8100, ए आ गया 8100 बाय 12 करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और, थोड़ा सा इसको काटा पीटी कर लो, कैसे काट लें, 4 से, 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। नाउ हमें क्या चाहिए था, फोर्स, F इक्वल m, तो m कितना है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6750, सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन में आंसर आएगा 270, मल्टीप्लाई करके देखिए 270 न्यूटन आता है। अब पहले करेंगे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एट्थ क्वेश्चन कहता है अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 3 kg, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है F। फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा भाई,
आगे किसके की बॉडी? इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। पहले इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स लगाने के बाद है 3.5 मीटर पर सेकेंड। इन जस्ट 25 सेकेंड, कितनी देर में हुआ ये काम? ओके। अब आपसे कहा गया है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। तो ये तो अपन को मालूम है, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन अनचेंज है, मतलब लीनियर मोशन कर रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? क्या क्या निकालना है? तो डायरेक्शन तो हमें मालूम है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन में लिख देंगे सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एफ निकलेगा कैसे? v इक्वल यू प्लस ए टी लगाएंगे और फिर एफ इक्वल एम। ठीक, कीजिए।